ये कहानी है लखनपुर गांव के कोने में छुपा एक छोटा सा झोपड़ी का, जहां पूरा परिवार ठंड से कांप रहा था। इस साल ठंड इतनी तेज है कि मानो हाथ पैर सून पड़ गए हो। पता नहीं हम गरीबों का गुजारा कैसे हो पाएगा। माँ, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। जरा कंबल दो ना, थोड़ी ठंड से आराम मिलेगी। हमारे घर में कम्बल भी नहीं है। पर हाँ रिया बेटा, बस किसी तरह 2 मिनट रुक जाओ। मैं अभी आग जला देती हूँ। इससे थोड़ा हम सबको भी राहत मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद राखी आग जलाती है और सभी आग के सामने बैठ जाते हैं। तभी रामू बोलता है, बहुत अच्छा लगा राखी। आग के सामने बैठकर ऐसा लग रहा है कि मानो हाथ पैर में फिर से जान आ गए हो। सुबह होते ही रामू अपने कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चला जाता है। दिन भर जंगल में लकड़ियां ढूंढने के बाद भी रामू को ज्यादा लकड़ियां नहीं मिल पाती है। जो मिलती है वही लेकर के वो घर आ जाता है। क्या हुआ? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। लगता है कि आज भी लकड़ियां नहीं मिली। हाँ राखी, आज भी लकड़ियां नहीं मिली। मैं इतना बदनसीब हूँ कि मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं खिला सकता। ऐसा मत बोलिए। अभी हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, पर एक ना एक दिन हमारा अच्छा दिन जरूर आएगा। बस आप हार मत मानिए। हाँ राखी, तुम ठीक बोल रही हो। शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। पापा, मेरे लिए एक स्वेटर खरीद देना। गांव के सारे बच्चे के पास स्वेटर है, पर मेरे पास नहीं है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ठंड भी बहुत जोरों की लगती है। हाँ पापा, मेरे दोस्तों के पास भी बहुत अच्छे अच्छे स्वेटर हैं, पर मेरे पास तो पुराने स्वेटर भी नहीं हैं। मेरे लिए भी पापा खरीद देना। हाँ मेरे बच्चों, आज मैं जंगल से बहुत सारा लकड़ियाँ लाऊंगा और बाजार में बेचकर तुम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा सा स्वेटर खरीद कर ला दूंगा। तभी दोनों बच्चे खुशी के मारे झूमने लगते हैं। हुर्रे! पापा हमारे लिए नए स्वेटर खरीदेंगे। रामू जंगल जाने के लिए आज सुबह जल्दी ही घर से निकल जाता है। तभी गांव की एक औरत बोलती है, क्यों रामू भैया, आज आप इतनी जल्दी निकल दिए जंगल की ओर? आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? हाँ राधा बहन, मुझे भी बहुत जोरों की ठंड लगती है, पर क्या करूं, अपने परिवार का भी तो पेट पालना है ना। सोचा जंगल जल्दी जाऊंगा तो शायद लकड़ियां मिल जाएगी। वैसे भी मैं कुछ दिनों से जंगल से खाली हाथ ही वापस लौट रहा था। ये कहकर रामू वहां से निकल जाता है। इस साइड तो एक भी लकड़ियां नहीं मिल रही है। ऐसा करता हूँ कि आज थोड़ा आगे चला जाता हूँ, शायद कुछ लकड़ियां मिल जाए। ये सोचते हुए रामू चलते चलते इतना आगे चल जाता है कि जहां चारों तरफ जंगल ही जंगल नजर आ रहे थे और रास्ता का तो अता पता ही नहीं चल रहा था। हे भगवान, यह मैं कैसी जगह पे आ गया हूँ। यहाँ से तो कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। रामू इधर उधर घूमकर चारों तरफ देखता है, पर उसे कहीं से भी रास्ता नहीं मिलता है। थोड़ी देर में शाम भी हो जाती है, तो वो थक हार कर एक जगह बैठ जाता है और बोलता है, कुछ देर में तो रात भी होने वाली है और वहां मेरी पत्नी और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। पता नहीं अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। माँ, पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? कहाँ चले गए होंगे? कहीं पिताजी कोई मुसीबत में तो नहीं? बोलो ना माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं रिया बेटी, ऐसा नहीं बोलते हैं। पिताजी अभी कुछ देर में ही आ जाएंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। राखी भी बहुत चिंतित में है, पर वो अपने बच्चों को हिम्मत दे रही है। वे तीनों आंगन में बैठकर बेसब्री से रामू का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे तो कुछ देर में ही सो जाते हैं, लेकिन राखी की आंखों में डर और उम्मीद साफ नजर आ रहे थे। वे बैठे बैठे ही सुबह कर देती है। मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? इतना दूर आने से लकड़ियां भी नहीं मिली
और तो और रास्ता भी भटक गया। किसी न किसी तरह मुझे रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। रामू इधर उधर रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जरा मेरी कोई मदद करो, कोई है यहाँ? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। रामू उस आवाज का पीछा करते करते वहां जाता है तो उसे एक चिड़िया नजर आती है। तभी रामू सोचता है, ये क्या? मैं जो देख रहा हूँ वह सच है या सपना? यह तो एक चिड़िया है और मनुष्य की आवाज में कैसे बोल रही है? तुम क्या सोच रहे हो रामू कि मैं इंसानों की तरह कैसे बोल सकती हूँ? तुम एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति हो और तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मुझे अपना घर चलाने के लिए ही सोचना पड़ता है, तो भला तुम ही बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें कुछ नहीं करना है रामू, बस इस पेड़ की एक टहनी को तोड़ना है और इसे तोड़ते ही मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी। चिड़िया के बताए अनुसार रामू पेड़ में से एक टहनी को जैसे ही तोड़ता है, वो चिड़िया आजाद हो जाती है और बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रामू, तुमने आज मुझे यहाँ से आजाद करके बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे एक साधु बाबा ने श्राप दिया था कि मैं इस पेड़ से कभी भी उड़कर नहीं जा सकूंगी, और उसने मुझसे ये भी कहा था कि तुम्हें यहाँ से एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति ही आजाद करवा सकता है, और तुम एक सच्चे दिल के इंसान हो। ये लो मेरी तरफ से एक अंगूठी। अगर तुम्हें मेरी कभी जरूरत होगी तो इस अंगूठी में 2 बूंद पानी छिड़क देना। इससे तुम जो मांगोगे तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ये बोलकर चिड़िया वहां से उड़ जाती है और रामू भी अपने रास्ते जाने लगता है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद रामू को फिर से कुछ आवाज सुनाई देती है। कोई है? जरा मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। तो वो उस आवाज के पास जाता है तो देखता है कि एक जाल में खरगोश फंसी हुई है। अरे, तुम तो एक खरगोश हो और तुम भी इंसानों की भाषा बोलते हो। हाँ रामू, मेरी जरा मदद करो। कई दिनों से मैं इस जाल में फंसी हुई हूँ, पर मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। रामू उस खरगोश को भी जाल से बाहर निकालता है और बोलता है, पर तुम इस जाल में कैसे फंस गई? मैं यही आसपास टहलने के लिए निकली थी तो कुछ शिकारियों ने मुझ पर हमला करना चाहा। इसी दौरान मैं दौड़ते हुए यहाँ से भागने लगी तो अचानक मैं इस जाल के सामने आकर के फंस गई। मैं कई दिनों से मदद मांग रही थी पर मेरी किसी ने मदद नहीं की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रामू, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की। रामू वहाँ से जाने के लिए निकलने लगता है। तभी वो खरगोश बोलती है, रुक जाओ रामू, तुम तो एक ईमानदार और दयालु इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम यहाँ से सीधे चलते चलते घनी जंगल वाली गुफा की ओर चले जाना। पर मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं अभी घर चलता हूँ। तुम पहले मेरी बात तो सुनो रामू, मुझे पता है कि तुम एक बहुत नेक दिल के इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। रामू, उस गुफा के अंदर तुम्हें एक पुरानी मूर्ति मिलेगी। उस मूर्ति के सामने एक छोटी सी मिट्टी के बर्तन में जल रखा होगा। तुम उस जल को मूर्ति में डाल देना और फिर से मेरे पास वापस आ जाना। खरगोश के बताए अनुसार रामू उस गुफा में चला जाता है और जल को मूर्ति में डालकर फिर से उस खरगोश के पास वापस आता है। तुमने जैसा जैसा बताया मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब मैं घर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है रामू, ये लो एक कुल्हाड़ी। पर ये कोई ऐसी वैसी कुल्हाड़ी नहीं है, ये एक चमत्कारी कुल्हाड़ी है। इससे तुम जो भी मांगोगे तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। बस तुम इसे अच्छे से संभाल कर रखना और जरूरतमंदों की मदद करना। रामू उस जादुई कुल्हाड़ी को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है और तभी वह चलते चलते कुछ सोचने लगता है। क्या यह सच में एक जादुई कुल्हाड़ी है और इससे मेरी हर इच्छा पूरी होगी? तब तो मैं सबसे पहले इस जादुई कुल्हाड़ी की मदद से अपने बच्चों के लिए स्वेटर
और राखी के लिए एक सुंदर सा साड़ी खरीद लूंगा। अजी आ गए? कहाँ थे आप? पता है आपकी कितनी चिंता हो रही थी हमें। आप ठीक तो है ना? तुम चिंता मत करो राखी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा जंगल में रास्ता भटक गया था। रामू सारी बातें राखी को बताता है और उस जादुई कुल्हाड़े से खाना मांगकर सभी लोग बहुत दिन बाद पेट भरकर खाना खाते हैं। माँ, आज बहुत दिन बाद पेट भर खाना खाकर बहुत मजा आ गया। कल रात को और खाना खाने का मन कर रहा था माँ, पर ज्यादा नहीं था, इसीलिए मैं उतना ही खाकर सो गई। रिया की बात सुनकर राजू और राखी की आत्मा छल्ली छल्ली हो जाती है। फिर राजू बोलता है, नहीं मेरे बच्चों, आज के बाद खाली पेट कोई नहीं सोएगा और सारे लोग पेट भर खाना खाएंगे। फिर रिया बाहर खेलने के लिए चली जाती है और रामू बोलता है, मैं ऐसा करता हूँ कि इस जादुई कुल्हाड़ी से कुछ लकड़ियां मांग कर उसे बाजार में ले जाकर कम दामों में बेच दूंगा और कुछ हम जैसे जरूरतमंदों को भी कुछ लकड़ियां दे दूंगा। अरे हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम हम जैसे गरीबों को 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। रामू ऐसे ही जादुई कुल्हाड़ी से लकड़ियां मांगकर बाजार ले जाकर कम दामों में ही भेजता है और जरूरतमंदों को बिना पैसे के ही कुछ लकड़ियां दे देता है ताकि उस लकड़ियों को बेचकर वे राशन का सामान ले जा सके और अपने परिवार को भरपेट खाना दे सके। कुछ महीने इसी तरह बीत जाते हैं। अब रामू और जादुई कुल्हाड़ी की मदद से गांव में सबसे अमीर आदमी बन जाता है। ये सब देखकर एक दिन रामू के पड़ोसी बोलता है, रामू भाई, तुम्हारे घर में तो कुछ महीने पहले खाने को एक दाना अनाज तक नहीं थे और आज तुम इस गांव के सबसे बड़े आदमी बन गए हो। क्या बात है, जरा हमें भी बताओ। नहीं सोहन, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसे भगवान का वरदान ही समझ लो। ये कहकर रामू उस दिन के बारे में सारी बातें सोहन को बताता है। ये सब सुनते ही सोहन घर जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी सीमा को बताता है। अच्छा तो यह बात है, इसीलिए मैं कहूँ कि रामू दिन प्रतिदिन इतना अमीर कैसे होते जा रहा है। हाँ सीमा, आज तो पता चल ही गया कि रामू इस जादुई कुल्हाड़ी की वजह से इतना अमीर हो गया है। उस रास्ते में जाने के लिए सोहन जल्दी ही सीमा के साथ में निकल जाता है। रामू ने तो जैसा जैसा बताया था, ये रास्ता तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। हम भी जरा जाकर देखें कि हमें क्या मिलता है। मैं तो वहां जाते ही बहुत सारा जेवर और सोना लूंगी। उस गुफा में पहुंचते ही मैं सबसे पहले भर भर कर सोना लूंगा और इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये सब सोचते हुए सोहन सीमा के साथ वहां से जाने लगता है। तभी उसे वहीं चिड़िया मिलती है। कोई है, जरा मेरी मदद करो। सोहन उसे अनदेखा कर वहां से जाने लगता है। तभी वो चिड़िया बोलती है, रुक जाओ सोहन, जरा मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं जल्दी में हूँ। तुम अपना बकवास बंद करो और मुझे जल्दी जाने दो। वैसे भी मेरा मदद करने का मन नहीं है। ये कहकर सोहन वहां से आगे निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे फिर से एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ सोहन, जरा मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे लगता है कि ये वही खरगोश है जो उस गुफा का रास्ता बताता है। मैं जल्दी से उसे गुफा का रास्ता पूछ लेता हूँ। सोहन, तुम कौन सी सोच में पड़ गए हो? जल्दी से मेरी मदद करो, मुझे बहुत जोर से दर्द हो रही है। सोहन उस खरगोश को जाल से आजाद करता है और पूछता है, खरगोश जी, मैंने तो आपकी मदद की, पर आप भी मुझे जल्दी से गुफा का रास्ता बता दीजिए। ठीक है सोहन, मैं तुम्हें अभी उस गुफा का रास्ता बताती हूँ, पर उस गुफा के अंदर में घुसते ही तुम्हें एक छोटी सी मिट्टी की बर्तन में जल मिलेगा। उस जल को तुम मूर्ति में डाल देना और फिर मेरे पास वापस आ जाना। दोनों उस गुफा की ओर चले जाते हैं। उस गुफा में घुसते ही सोहन और सीमा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे बाप रे बाप, इतना सारा सोना है। फिर भी रामू ने मूर्ति पर जल चढ़ाया और यहाँ से चला गया। मैंने तो रामू से ज्यादा बेवकूफ इंसान आज तक नहीं देखा। कोई बात नहीं,
अगर सारा सोना रामू ले जाता तो हमारे लिए क्या बचता। अच्छा हुआ कि वो बेवकूफ है। सोहन जी, हम इस सोने को ले जाकर कहीं गलती तो नहीं न कर रहे हैं? तुम अपना बकवास बंद करो और चुपचाप खड़े रहो। जब भी मुंह खोलती है बुरा ही बोलती है। ये बोलकर सीमा को चुप करवा देता है और सोहन उस गुफा से बहुत सारा सोना लेकर अपनी पत्नी के साथ में जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे खरगोश मिलता है। दुष्ट सोहन, आज तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। ये बोलते ही खरगोश वहां से गायब हो जाती है और सोहन और सीमा के पास का सारा सोना मिट्टी की ढेर में बदल जाती है। ये देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सोहन जी, आपके पास का सारा सोना कहाँ गया? और इतना सारा मिट्टी का ढेर कहाँ से आ गया? सीमा, तुम्हारे सारे सोने भी मिट्टी के ढेर में बदल गए। हे भगवान, हमारा इतना सारा सोना कहाँ गया? अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बन पाऊंगा? देखा सोहन जी, मैंने आपसे कहा था ना कि लालच मत कीजिए। आपकी वजह से आज हाथ में आया हुआ सोना भी मिट्टी में चला गया। ये कहकर दोनों पति पत्नी जंगल में ही लड़ाई करने लगते हैं। कुछ देर बाद वे दोनों घर आते हैं। तभी सोहन बोलता है, सीमा, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। मुझे तो आज रात ही कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं हमेशा के लिए भिखारी का भिखारी ही रह जाऊंगा। सोहन जी, आप क्या करने वाले हैं? जरा मुझे भी तो बताइए। नहीं सीमा, मुझे अब बताना नहीं बल्कि करके दिखाना है। यह कहकर दोनों पति पत्नी रात में अपने घर से निकलकर सीधे रामू के घर जाते हैं और उस जादुई कुल्हाड़ी को चोरी कर अपने घर ले आते हैं। पर सोहन जी, कल सुबह तो रामू को पता चल ही जाएगा कि हमने उसकी जादुई कुल्हाड़ी चोरी की है। इसके बाद क्या होगा? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो सीमा, क्योंकि अभी इसी वक्त हम इस गांव को छोड़कर शहर में जाकर आराम की जिंदगी जिएंगे। ये कहकर सीमा और सोहन जादुई कुल्हाड़ी को लेकर घर से निकल जाते हैं और नाव में बैठकर शहर की ओर जाने लगते हैं। तभी नाव अचानक नदी में डूब जाती है और साथ में सोहन और सीमा भी डूब जाते हैं। सोहन जी, आप दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ दीजिए, तब तक मैं सारे सामान निकाल कर रखती हूँ। पर राखी, कहाँ जाना है जो इतनी सारी तैयारियां चल रही है? अजी, आप भूल कैसे जाते हैं कि हमें गरीब परिवारों को ठंड से बचने के लिए कंबल और कुछ राशन का सामान देने जाना है। अरे हाँ राखी, ये बातें तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। अच्छा हुआ कि तुमने याद दिला दिया। थोड़ी देर बाद रामू और राखी स्कूल जाते हैं और स्कूल में सारे बच्चों को स्वेटर बांटते हैं और फिर गांव के कुछ गरीब परिवार में भी कंबल और कुछ राशन का सामान भी देते हैं।